हाँ अब तो हटा दे, अब तो कॉलेज चला गया। शालिनी डीपी में कौन है तुम्हारे साथ? नहीं बताओगी? ठीक है, मत बताओ। मुझसे पूछना कभी, मैं भी नहीं बताऊंगी कोई डाउट। चलो स्टार्ट कर। कशिश, कशिश को हंसवा लो। ये तुम हो कशिश डीपी में? जो मैम। मैम देखने में तो बड़ी मासूम सी हो, लेकिन हो तो तुम शैतान। नहीं मैम, मासूम ही है। नहीं हो तो तुम शैतान, स्कूल में शैतानी तो तुम करती होगी, पकड़ी नहीं जाती होगी बस, है ना? गुड इवनिंग मैम। जो गुड इवनिंग। कौन था ये? अरे कौन था? गुड इवनिंग अभी किसने बोला? हे रब्बा, ये तो नाम भी नहीं बताते। अरे मैं तारीफ करने वाली थी बेटा, आवाज अच्छी लगी तेरी। लगा कोई सर आए हैं, मैं कौन हो गया मेरा बच्चा है। प्रवीण शर्मा ने। हाँ अब मानेगा ये, है ना? प्रवीण की आवाज से सिंसियर लग रहा हूँ। मैम, ये तो हर्ष ने बोला। नहीं वो प्रवीण का ही बोल रही हूँ मैं, हर्ष की आवाज मैं पहचान लेती हूँ। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, यस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था तुम्हारे बैच में, ये बता दो मुझे प्लीज। खैर मैम हमने तो नहीं पढ़ा था, आप ही मैम देख लो। ह्यूमन की इवोल्यूशन पढ़ी थी। ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले क्या पढ़ रहे थे ये बता दो ना, लायक वो तो अलग से पढ़ी थी ना। थ्योरीज में हुगो दी पढ़ लिया तुमने, इनके बारे में पढ़ लिया? अरे गजनी के भाई बहनों, गजनी के भाई बहनों कॉपी पलट के देख लो पेज, पढ़ा ये? यो मैम पढ़ लिया। यो मैम। यस मैम। थ्री टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया? यो मैम पढ़ लिया। यस मैम। तो बोला नहीं जाता तुमसे, यही बात है। पागल कहेंगे। गुड इवनिंग आरुषि, संतोष। संतोष आ गई तुम? आज 2 दिन से कहाँ थी? मैम बताया तो था। क्या बताया था? मैम आपको मैसेज किया था कि मैं क्लास नहीं लगवा पाऊंगी। लगवा पाऊंगी? अच्छा हाँ तुम ही हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लगवा पाओगे? किसी और से लगवाती हो, खुद ही लगाती हो। मैंने तुम्हें बताना था कि जो तुमने रेसिपी बनाई बताई थी ना वो काम कर गई, पर तुम आई नहीं। थैंक यू। वेलकम मैम। इसी खुशी में आज मैंने पालक और दाल बनाए हैं, क्योंकि अब मुझे बनानी आ गई। हेलो आरुषि, संतोष, नवनीत, सोनी। मिक्स करके दोनों। हाँ बेटा, उर्वशी, नीता, शालिनी, कृतिका, नैन्सी, नेहा, प्रिया, अंकिता, आरुषि। बेटा जी संडे के टेस्ट में क्या आ रहा है? मैम सारे मैम चैप्टर आ रहे सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ चैप्टर्स, बहुत सारे इनहेरिटेंस। चैप्टर्स आ रहे हैं। हाँ यार, काश माइक कैमरा ऑन होता तो मैं एक्सप्रेशन भी दिखा पाती। सारे चैप्टर आ रहे हैं बेटा। ये जो मेजर टेस्ट होता है ना, ये मेजर पता है क्यों होता है? क्योंकि इसके जो रिजल्ट होता है वो पूरी टीम देखती है ना? तो वो पूरी टीम देख के एनालाइज करती है कोई बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है या नहीं। ऐसा नहीं होता कि फुल मार्क्स लो, सिंपली ये होता है कि बच्चा स्टार्टिंग से अब तक इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है या नहीं। मैम राइट? कितने मार्क्स का टेस्ट है? वही नॉर्मल मार्क्स का टेस्ट है तो उतने मार्क्स, लेकिन पेपर इन सबसे आएगा मिक्स होके। तो मतलब 720 का नहीं होगा? नहीं, अभी 720 का नहीं होगा। एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी, देखो इस बार का पता नहीं मेजर टेस्ट कौन कैसा बना है, सारे चैप्टर से ये मुझे पता है। सो इसका रिजल्ट सब देखते हैं, राइट? तो इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें उसका रिजल्ट आएगा जो हफ्ते भर से पढ़ रहा है, हर रोज उसने धीरे धीरे वो चैप्टर प्रिपेयर करे। अगर किसी ने नहीं प्रिपेयर करे पर लेक्चर्स लगाए थे, तो वो भी प्रिपेयर अभी कर सकता है, क्योंकि अभी 1 वीक है। लेकिन इसको प्रिपेयर करके अच्छे से देना, ये बहुत जरूरी है। समझ आ रही हो तुम्हें कि ये मार्क्स तुम्हारे सब देखेंगे? तो इसको प्रिपेयर करके देना है। जिनको टेस्ट में इशू आ रहा है उनको तो बोला गया है ना कांटेक्ट करने के लिए, अपने अपने ऑपरेशन टीम, ऑपरेशन जो हैंडल कर रहे हैं आपके। नहीं तो वो आपको खुद भी कांटेक्ट करेंगे, डोंट वरी। तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए आपको जो प्रॉब्लम आ रही है। उसमें आपकी गलती नहीं है ना, आपने बेटा टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि तुमने प्रिपेयर तो किया होगा ना। तेरा संडे टेस्ट में पता तो चल जाएगा कि तूने प्रिपेयर किया है या नहीं। तो ये मेजर टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब तक तुमने अगर टेस्ट दिए हैं तो तुम थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। हम टेस्ट डिस्कशन भी करते हैं, तब भी रिवीजन होती है, तो बहुत सारी रिवीजन है। तो जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है वो, और जो बच्चा नहीं सिंसियरली पढ़ रहा है वो, दोनों का फर्क पता चल जाएगा। तो जो बच्चा चीटिंग करता है वो भी पता चल जाता है मेजर टेस्ट में। एक तरीका होता है, उससे हमें पता चल जाता है कैसा चल रहा है। अब टीचर्स को पता होता है भाई। तो मेक श्योर कि आप मेहनत से अच्छे से मेजर टेस्ट दे के आओ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आई बात?
यो मैम। आज तक किसी संडे, अभी तक किसी संडे टेस्ट से पहले मैंने ऐसे नहीं बोला ना, पहली बार बोल रही हूँ ना, तो सीरियस नोट पे बोल, तो सीरियसली पढ़ना। जस्ट बिकॉज मेरी आवाज सीरियस नहीं लगती, लेकिन मैं सीरियस हूँ, अभी तुम मुझे देख नहीं मैम सकते। सिलेबस डिवाइड Yes. कर देना। तो इस बार का सिलेबस के लिए कल पढ़ के आना। इंस्टाग्राम नहीं चलाई थी तुझे ये लगा। अब ये मुझसे बोल रही है, पीछे लड़ रही है ये। ओ माइक बंद कर दे, हम पीछे बोल रही है। ये कुट खाएगी। मैम हाँ मैम इस बार भी आप डेज के हिसाब से वो डिवाइड कर देना सिलेबस पूरा। पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा। मैम पहले ही सारा कर दो, इसी सैटरडे तक क्या क्या पढ़ के आना है हर रोज। पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, 1,000 करोड़ पे दो। व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। बहुत चलाक हो सारे। बताओ कौन कौन से चैप्टर है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यो फार्मिंग सेक्सुअल प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन रेडिएशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना? 1 2 3 4 बेसिस 5। ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ 6 चैप्टर है। 6 तुम्हारे पास दिन है। क्या बांटू मैं भाई, तो खुद ही बांट ले। हम रोज ही एक चैप्टर कर लाते हैं, शुरू फर्स्ट से ही करते हैं। हाँ क्योंकि आज का दिन तो तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है ना, तो रिप्रोडक्टिव मैम। हेल्थ आज पढ़ के सो जाना, नहीं तो कल सुबह रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही पढ़ लेना, तो क्योंकि रिवीजन के लिए तो अब तुम कल ही आओगे ना, तो मैं ट्यूसडे को, मंडे को मैं लिख देते हैं, आपका ना हम ऐसे लिख लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैम संडे को एक्स्ट्रा क्लास मैम एक लेना, जो चैप्टर दो रह जाएगा। रह जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैम संडे को क्लास ले लेना, जो चैप्टर रह जाएगा उसकी रिवीजन के लिए एक बार। उसकी रिवीजन की क्लास लूँ? मतलब मैम जो कुवाईवा के लिए। वो मैं, अगर मेरे को नहीं संडे को कहीं फंसी तो मैं ले लूंगी भाई, संडे में भी क्या नहीं यस सकती, मैम। ठीक है? थर्सडे, या फ्राइडे, फिर मैम सैटरडे को क्योंकि एक्स्ट्रा अभी, टाइम दे देना। क्योंकि अभी वो चल रहा है ना काउंसलिंग का बच्चों का, तो अब काउंसलिंग की डेट्स आ गई, तो मेरे को टाइम नहीं लग पाता। चलो मंडे को जो है, अपना आज मंडे था, तो हम करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेटा ढंग से मैम पढ़ के। ऐसे करो, एक दिन सुबह एक्स्ट्रा क्लास ले लो। नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, स्केड्यूल टाइट है मेरा, अगर मैं सुबह उठ गई तो मेरा दिन खराब हो जाएगा पूरा। हमारा भी स्कूल स्टार्ट हो गया अब तो। हाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के साथ ही आप लोग कल प्रिपेयर करके आ जाना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यस मैम। ठीक है। आप लोगों का स्कूल स्टार्ट हो गया है? नो कल से मैम स्टार्ट है स्कूल। मैम अभी 29 तक है। तुम्हारे कल से, तेरा हर सर से कल से स्टार्ट है ना, तो को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। रिप्रोडक्टिव नहीं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही कर लो, क्योंकि जब स्कूल ही स्टार्ट है तो 2 चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर दो पहले। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इसके पीवाईक्यू लगाने में तुमको टाइम लगेगा, ये लंबा टॉपिक है। उसके बाद थर्ड आप करके आओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई पार्ट छूट गया तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको टाइम मिल जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में टाइम ज्यादा नहीं लगता ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ Yes, ma'am. कर लेना, प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ आप टॉपिक करके आ जाना लैक ऑपेरॉन, क्योंकि वो सेपरेट है ना, आपको पीछे का कुछ नहीं पढ़ना। ह्यूमन जीनोम Yes, प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं। यस मैम। यो मैम। ये मैम उसके बाद हमारे पास क्या बचा? हमारे पास पड़ा सेक्सुअल, अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो उससे आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ आप पढ़ के आ सकते हो, क्या नाम है, हाँ क्रोमोसोमल थ्योरी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर वाला पार्ट है ना, यस मैम। यो वो मैम। पढ़ के आना। और सेक्स टर्मिनेशन अच्छे से करके आना, ये है ना। यस मैम। जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ हो सकता है, और क्या हो सकता है तो ज्यादा हेक्टिक ना हो पर हो जाए। 3 एक्सपेरिमेंट है सिर्फ, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, है ना। ये तो सिर्फ 3 एग्जाम, यो मैम। सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट है, कितनी बार कर लिया हमने, ये तो कर सकते हो यार तुम एक बार उसको ध्यान से पढ़ना ही है, किसने किया क्या किया। फिर आता है आपके पास फ्राइडे, जिसमें आपके पास यही बनता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और सैटरडे को आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ भी बच जाएगा तो आप संडे मॉर्निंग को उसको कवर कर सकते हो ना, राइट? यो मैम। ये स्केड्यूल हेक्टिक बना,
ये आपको एक रिमाइंडर है कि जब नीट आएगा ना ऐसे ही हेक्टिक शेड्यूल आएगा, समझ आई, क्योंकि अभी अब फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो होगी ना इसके साथ। तो जब नीट आएगा ना तब भी हेक्टिक शेड्यूल आएगा, अगर आप रोज तैयारी नहीं करोगे ना धीरे धीरे तो ये बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जिस बच्चे ने इस हफ्ते हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया होगा ना, उसको सैटरडे तक की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका प्रिपेयर होगा, उसको बस एक दिन में रिवाइज करना है, वो सिर्फ सैटरडे को रिवाइज कर सकता है, राइट। इसलिए अगर अभी भी आप नहीं करते हो ऐसा ना, तो ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आप ढंग से हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, आपको बाद में ईजी होगा। तो अब इसको ट्राई करके देखो और इससे लेसन लो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इससे लेसन लो और आगे से वो रिपीट नहीं करना, ठीक है। जो मैम। इसलिए रोज रोज एक टॉपिक पढ़ के सो जाओगे तो ज्यादा सुख है एज कम्पेयर टू, देखो एक हफ्ते में तुम्हें सारे चैप्टर निपटाने पड़ रहे हैं, है ना। तो ये तकलीफ देने वाली बात है, इसलिए इसको रोज थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। मैं भी प्रीवियस जब मैं भी रिवीजन करती हूँ ना प्रीवियस चैप्टर्स की। अब मैं तुम्हें 12th पढ़ा रही हूँ, अभी 11th आएगी, एकदम से आ जाएगी 11th, तो एकदम से मुझे भी नहीं चीजें याद आएगी ना। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी तो बहुत जल्दी स्किप होती है दिमाग से, कि मेरा मेजर जूलॉजी का है, तो मैं भी उसको रिवाइज करती हूँ। मैं एक दिन में बैठ के थोड़ी ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करने बैठ जाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता। मैं उसको डिवाइड करके रखा हुआ है, एक दिन में मैं एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, बहुत है, राइट। तो आपको भी मैं वही बोल रहा हूँ, आपको इतना सारा पढ़ना भी नहीं, आपको लिमिटेड पढ़ना है ना, तो आप उस चीज को डिवाइड कर लो। तो आप एक दिन में एक टॉपिक उठा लो, आप सोचो वो बिल्डअप होके बहुत सारा बन जाएगा, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रेटेजाइज करके देखो, फिर ठीक हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम इसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ तुमने कौन कौन से पार्ट कर लिया है, क्या पढ़ा है इसमें, कुछ पढ़ा है इसमें, नहीं पढ़ा, नो मैम। नो मैम। कुछ कुछ नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। हो, पंखा चला लो ग्रुप। ये क्या बात हो गई, इतनी बड़ा इसमें से तीनों बैचों का अलग अलग हो गया थोड़ा बहुत ना। चलो आइए फिर, आज हमें करनी है टर्मिनोलॉजीज। इन टर्मिनोलॉजीज में आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है डेफिनेशंस। इन सारे वर्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इससे पक्का पेपर आएगा, फिक्स है ये। इन टॉपिक में से किसी न किसी पे पेपर आएगा, तुम्हारे स्कूल का भी और तुम्हारा नीट भी, ठीक है। तो यू हैव टू डू टर्मिनोलॉजीज, अगर मैं उसको सिंपल बोल तो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल। हर टर्म की डेफिनेशन और हर टर्म का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। स्कूल में वाइवा में आएगा, स्कूल के पेपर में आएगा, 1 मार्क में आएगा, प्रैक्टिकल के टाइम पे वाइवा में पूछ लेंगे तुमसे, और नीट वाले भी तुमसे पूछेंगे, और कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दोगे जब उसमें एवोल्यूशन आएगा, हमेशा इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ आई, मैम। जो मैम। है ना। तो ऐसा तो कपड़ा मान लो सर के ऊपर और तैयार हो जाओ समझने के लिए समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आइए तो सबसे पहले हम समझते, ओए मुझे लगा था तुम्हें आता है, माय बैड। आइए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन है, हाँ वर्टिब्रेट बेटा। सबसे पहले वर्टिब्रेट में किसका नाम लिखूं, कौन सा ग्रुप, तो पानी की रानी है फिशेस का। स्पाइसेस फिशेस है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो। फिशेस के बाद किसने जन्म लिया, अरे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, तो डड्डू आए, एम्फीबियन से आए, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से एक ब्रांच आई, एव्स एंड एव्स, और एक ब्रांच आई मैमल्स। यस, है ना। अब मेरे को बताओ क्या लगता है तुमको, एक दिन मछली थी, मछली पानी में तैर रही थी, उसने ऐसे ऊपर झांक के देखा, कहती ओ देखो वहां पेड़ है, और वो फुदुक के पेड़ के पास आ गई और वो डड्डू बन गई, ऐसा हुआ होगा। नो मैम, उसके जो नो मैम। मैम, एक दिन बॉडी में में नहीं था। चेंजेस हुए होंगे टाइम के साथ साथ। हाँ है ना। तो बीच में बहुत सारी तरीके के तुम्हें ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखे होंगे ना, जो थोड़े मछली जैसे दिखते हैं, थोड़े एम्फीबियन जैसे दिखते हैं, फिर फाइनली आपको एम्फीबियन मिला होगा, करेक्ट, यस मैम। है ना। तो ये जो बीच के ऑर्गेनिजम्स है ना, ये बीच के ऑर्गेनिज्म जिनको हम पढ़ते नहीं है, इन्हें हम कहते हैं लिंक्स। जो दो कैटेगरी को ज्वाइन करते हैं उनको हम कहते हैं लिंक्स। अभी जो लिंक्स है ये 2 तरीके के हैं तुम्हारे सिलेबस में, और 2 ही एग्जांपल तुमको याद करने हैं, और दोनों से क्वेश्चन आता है। तो जो 2 ग्रुप को कनेक्ट करते हैं वो लिंक है। पहले लिंक का नाम है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है तो लेट्स से कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। लेकिन दूसरे ग्रुप का नाम है मिसिंग लिंक। 2 ग्रुप है, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक की कहानी ये है कि ये वो वाला लिंक है, ये वो वाला बीच का ऑर्गेनिज्म है जो आज भी हमें धरती पे मिल जाएगा, सो मींस इट इज लाइफ, लिविंग है। और वो वाला लिंक जो अब धरती पे नहीं मिलता, एक्सटेंड हो गया, हमें सिर्फ उसके फॉसिल मिले हैं, तो वो है हमारा मिसिंग लिंक, ठीक है जी, जो मैम। राइट। तो इनके 2 एग्जांपल है जो आपको करने हैं। मिसिंग लिंक का एग्जांपल,
कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल है, आपको करना है कि जो पाइसेस है वो मछली ब्लू से बनाएंगे। मछली जल की नानी है, जीवन उसका Water. वाटर, अंग्रेज कहीं का। तो मच्छी से पहले कोई ऑर्गेनिज्म आए होंगे, तुम्हें एक ही का नाम याद रखना है, और उससे फाइनली एम्फीबियन आए। तो इनके बीच में जो लिंक था वो अभी भी साउथ अफ्रीका में उसके फॉसिल मिले थे, अब तो काफी टाइम से नहीं मिले, पर हम उसको कनेक्टिंग लिंक में ही रखते हैं। तो उसके बीच में जो लिंक आया था उसका नाम है कनेक्टिंग लिंक, है ना जी। और कनेक्टिंग लिंक का जो एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज नोन एज सिलोकैंथ। सिलोकैंथ, क्लियर? इट्स अ फिश जिसके आपको लोब्स दिखाई देते हैं। देखो कैसे, ये मच्छी है, मच्छी है ना, ये देखने में मच्छी है ना, लेकिन देखो अगर एक मच्छी को धरती पे आना है तो वो कैसे आएगी? उड़ के आएगी? No, ma'am. कैसे आएगी? कैसे आएगी बता, तू ही बता। Swim करके. स्विम करके आएगी? धरती पे स्विमिंग पूल बनाया तूने है? टेरेस्ट्रियल लैंड पे कैसे आएगी बेटा? जंप करके। मैम जब पानी के जो बहाव के कारण वो लैंड पे आ जाएगी, जब वो अरे थोड़ा तो फिर पानी लैंड पे के चलेगी नजदीक कैसे? होगी, चलेगी कैसे? डेड हो जाएगी लैंड पे हाथों आकर। से. हाँ बेटा बच्चे जैसे चलते हैं ना, तो चलने के लिए बाजू तो चाहिए होती है ना। मैम पर वो डेड नहीं हो जाएगी पानी में आते, लैंड पे आते ही? बेटा ये एवोल्यूशन है ना, तो पहले हम ऐसा मानते हैं कि फिश लैंड पे आई होगी, उससे वापस चली जाती होगी, आई होगी वापस चली जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जो फिन्स है ना, ये फिन्स उसके उसने डेवलप करे और वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। दिस इज लोब, लोब इज लाइक योर आर्म्स। तो अब इसके लोब्स क्या थे ना, धरती पे थोड़ी देर के लिए आके चल सकते थे। सो एक्चुअल में दिस इज अ फिश सिलोकैंथ जो साउथ अफ्रीका में मिली हुई थी। तो ये पानी से बाहर निकल के सरफेस पे चल के वापस पानी में जा सकती थी। वो वापस पानी में चली जाती है लेकिन थोड़ी देर घूम के जाती थी, तभी तो उनसे एम्फीबियन का जन्म हुआ। धीरे धीरे ऐसी घूमने वाली फिशेस में डेवलपमेंट हुई और उनमें लंग्स डेवलप होने लग गए, तब जाके वो धरती पे आई। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि पानी से ऑक्सीजन लेती थी ना मछली, अब उसको हवा से ऑक्सीजन लेनी है, तो लंग्स की डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे बच्चा क्रॉल करता है ना, वैसे मछली भी सरफेस पे आके क्रॉल करती थी, पर फिन से नहीं कर पाती थी। वो करने के लिए उसने लोब को डेवलप करा। ठीक है, तो दिस इज अ लॉब्ड फिश सिलोकैंथ। समझ आया? Yo, ma'am. ठीक है, शाबाश। ये है अपना कनेक्टिंग लिंक, क्योंकि जिंदा मिला था हमें साउथ अफ्रीका में। अब है एक मिसिंग लिंक जिसके हमें सिर्फ फॉसिल मिले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी कलकत्ता जाओगे ना, तो वहां पे म्यूजियम है, पागोड, इतना बड़ा म्यूजियम है ना वो, मतलब खो जाए इंसान उसके अंदर जाके, इतना बड़ा म्यूजियम है वो। सो इफ यू लाइक साइंस ना, आप पागल हो जाओगे वहां पे जाके, क्योंकि वहां पे पूरे डायनासोर के फॉसिल्स रखे हुए हैं बीच में, बहुत मजा आया था। एग्जैक्टली जो मिले थे। हाँ भाई एग्जैक्टली मिले थे, और झूठे लेकर आएंगे वो। नहीं मैं अपने यहाँ बना के दूं, रख दी दिखाने के लिए। म्यूजियम में ऐसा नहीं होता, बावले नहीं होते वो रियल है भाई, रियल है। लेट्स मैम जो हमारी पुरानी बायो की टीचर थी, उन्होंने रखी थी उसके पास फोटो, अपनी फोटो ली थी उसके पास, किसके पास? आगे बढ़े रिक्स के पास? डायनासोर के पास मैम, डायनासोर का जो स्ट्रक्चर था वो। अच्छा, यहाँ पे वैसे हैदराबाद में एक म्यूजियम है बिरला करके, तो उसकी फोटो है मेरे पास। वो इतना बड़ा डायनासोर, साइंस सिटी में भी है। हाँ वो इतना बड़ा डायनासोर है, इतना बड़ा डायनासोर था कि जब मैं एंटर करी, और वहां पे ना कोई बाई चांस उस टाइम पे कोई था नहीं, और मैं अकेले ही घूम रही थी तब, क्योंकि मेरे सिस्टर यहाँ आई नहीं थी, तो मैं अकेले घूमने गई हुई थी। तो बाई चांस उस रूम में कोई था नहीं, और वो इतना बड़ा डायनासोर, जैसे मैंने एंटर करा इतना बड़ा डायनासोर सामने खड़ा था, और मैं उसको देखती रह गई। मैं भगवान, मुझे लगता था जिराफ लंबे, और देखो ये इसको देखो। सो अगर आप कलकत्ता जाओगे ना, तो वहां पर ये जो मिसिंग लिंक है ना, इसका फॉसिल पड़ा है। तो लिटरली आप रूम एंटर करोगे तो सामने चमकता हुआ फॉसिल है। अगर कोई देख नहीं रहा तो आप उसको छू सकते हो, लेकिन छूना मत, ऐसा कहते हैं। छूना नहीं है, मैंने नहीं छुआ, समझ रहे हो तुम? हम समझिए. हम छू लेंगे तो क्या हो जाएगा? सब अगर छूने लग जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना, इसलिए मना करते हैं ना। तुम तो ढंग से छू रहे हो साइंस की तरफ से, हो सकता है कोई ढंग से ना करे तो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। वहां इतने फॉसिल थे ना, पता नहीं क्या क्या देख के आई हूँ, पागल हो गए थे हम तो। खैर एनीवेज, साइंस वालों को जाना नहीं हैदराबाद या चाहिए। कोलकाता? कलकत्ता, कलकत्ता में है इसका फॉसिल। तो ये कहाँ से आया? रेप्टाइल से। अगर आप एव्स में जाते हो, पंछी बनूं उड़ती फिरूं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। मस्त गगन में, मस्त हाँ। गगन में. तो इसके बीच में मस्त गगन। मिसिंग लिंक आया, और इसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स।
आप चाहो तो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट इस पे बना सकते हो, कुछ भी इस पे बना सकते हो। ये फेवरेट है, इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है। रियल फोटो चाहिए तो मुझसे ले लेना, मेरे पास है, वीडियो भी है। हम एक्चुअली मैम ग्रुप में डाल देना। एक्चुअली ये नहीं, अब ग्रुप में डालूंगी तो मेरी वॉइस कमेंट्री भी तो है, तुम क्या चाहते हो, पूरा बनती देगे। मैम अपनी वॉइस म्यूट कर देना फिर डाल बहुत देना। कष्ट है ये, चुपचाप इधर देख। मैं वो फॉजिल ना एक फॉजिल रूम में ढूंढ रही थी, वहां पे उन्होंने फॉजिल रखे हुए थे इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट तक। वो इतना बड़ा रूम था ना, और उन्होंने जितने भी इम्प्रिंट्स थे, इसका इम्प्रिंट ऐसे दिखता है, ये पत्थर के ऊपर छपा हुआ है, तो मुझे लगा वहां पे इम्प्रिंट होगा, और वो सब बहुत पीछे पीछे थे, तो हम लाइट डाल डाल के फोन की आर्क्योपेटेरिस को ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेरे को देखना था ये। हम इतनी देर वहां पे ढूंढे, बड़ा डिसअपॉइंट होके निकल गए। फाइनली डिसअपॉइंट होके जहाँ पे हम एवियन साइड पे गए, तो वहां पे जाके पता चला ये सामने डिस्प्ले हुआ था। खुशी भी हुई और मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि कम से कम नहीं तो मैंने 20-25 मिनट ढूंढा इसे। बट एनीवे, सो दिस इज आर्कियोपेटेरिक्स। क्या खास बात है इसकी? ये रेप्टाइल और एप्स के बीच का मिसिंग लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट का क्वेश्चन आते हैं इनसे बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आर्कियोपेटेरिक्स पे, कि अगर ये रेप्टाइल और एप्स के बीच का है, तो क्या लगता है इसमें फीचर किसके होंगे, रेप्टिलियन या एप्स? दोनों क्यों होंगे? दोनों, दोनों। यस, पाइसेस एम्फीबियन बीच में सिलोकेंथ के पास दोनों के फीचर थे ना, वो मछली जैसी दिखती थी, लेकिन एम्फीबियन जैसे उसके पास लोब्स थे, तो इसके पास दोनों के फीचर है। तो देखो ये बेचारे के साथ बुरा हुआ है वैसे तो, इसकी बीक है, ये इसकी गर्दन है, और इसकी गर्दन की जो यहाँ से बैकबोन जा रही है, और वो पूरी टेल तक जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, और अगर आपको छूना नहीं है, लेकिन अगर आपने छू लिया, तो यहाँ पे आपको फेदर के पूरे इम्प्रिंट दिखेंगे लाइन समेत। ये इतना क्लियर है, इतना अच्छा फॉसिल है इसका, मतलब अनबिलीवेबल। ठीक है, तो ये पूरा आर्कियोपेटेरिक्स है, ये उसकी बाजुएं हैं, और यहाँ पे उसके क्लॉस बने हुए हैं। ठीक है जी। सो दिस इज एन आर्कियोपेटेरिक्स। तो आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जो आर्कियोपेटेरिक्स है, उसके कौन से फीचर बर्ड जैसे हैं, कौन से फीचर रेप्टाइल जैसे हैं। ठीक है, तो मुझे इसे देखो, यू हैव 2 मिनट्स, और फटाफट अपनी कॉपी में लिखो कि इसके पास कौन से फीचर है जो बर्ड जैसे होंगे, और कौन से फीचर है जो इसके पास रेप्टाइल जैसे होंगे। क्विकली लिखो, 2 मिनट्स। जितना तुमको समझ आता है, ज्यादा इसमें ऑब्वियसली विजिबल नहीं है। मैम ये जो आपने ब्लू लाइन से लाइन सी बनाई है उसके स्केल्स हैं ये? टेल है, पूंछ। ओके मैम। मैम ये बर्ड है कोई? बड़ा अजीब सी स्ट्रक्चर लग रही है। ये रेप्टाइल से बर्ड बनने से पहले के बीच का स्ट्रक्चर है, थोड़ा बर्ड जैसा और थोड़ा रेप्टाइल जैसा है। यस मैम। सोचो अगर आर्कियोपेटेरिक्स अभी एग्जिस्ट करता होता और हमारी छतों पे बैठा होता, ओ भाई साहब, रूह कांप जाती मेरी तो। मैम इंसान ही बेहोश हो जाता है उसके सामने। एक बार मैं छोटी थी, स्कूल में थी, मैं बाहर बैल्कनी में खड़ी थी, मैं पढ़ वढ़ के निकली थी, तो मेरा दिमाग सुन था, तुम तो समझ ही सकते हो, पढ़ने के बाद कभी कभी हो जाता ना, ऐसा लगता है कि यस क्यों जी मैम। रहे हैं। ये मैम यस मैं ऐसे ना झूलती झूलती सी बैल्कनी पे जाके खड़ी हुई, और ऊपर ही छत पे, मतलब बहुत पास से छत थी ना, ऊपर ही छत पे ईगल बैठी थी। नहीं मैम सॉरी, आपका ईगल नहीं, बुरा हाल हो गया ईगल होगा। नहीं, गिद्ध बैठा था। गिद्ध को इंग्लिश में कहते हैं, भूल गई मैं। वल्चर। वल्चर, मैम वल्चर वल्चर। बैठा था। अब वल्चर मैंने पास से देखा नहीं था, तो जैसी मैं गई, वो वल्चर ना उड़ा, और वल्चर हैवी होते हैं, वो लगता है उसने बहुत कुछ खाया हुआ था। वो वल्चर इतने यस पास से मैम। जब उड़ के गया, भाई साहब मैं तो चीख दिया। मैम आपका तो कुछ हो गया होगा उस टाइम। ये क्या है, मेरे दिमाग में डायनोस आर्कियोपेटेरिक्स आर्कियोपेटेरिक्स से आया होगा, आई थिंक डायनासोर या आर्कियोपेटेरिक्स में से कुछ आया होगा, और मैं बिल्कुल डर गई। मैम ये कौन से स्टैंडर्ड की बात है? मैं स्कूल में ही थी, ऐसे तो नहीं मुझे याद, फिर मेरी मम्मी आई, फिर उन्होंने बोला अरे गीत है ये, तूने पहली बार देखा है? मैं कहा बिल्कुल जी मैंने पहली बार देखा, मेरे सर के ऊपर से जाता हुआ। फिर उन्होंने बताया कि कभी कभार ना अगर इनको ऐसा लगे खतरा है, तो ये सर पे मार भी देते हैं अपनी चोंच, और उससे ना सर पे काफी जोर से लग जाती है। तो मैं ग्रेटफुल थी कि उसने मेरे को अटैक नहीं किया। तो मैम जिंदा है।
मैम डर के बेहोश हो जाती, जिंदा तो छोड़। चलिए यस आगे। अब बालकनी से नीचे भी गिर सकते। काफी मैम जो आर्किटेक्ट की पहुंच है, क्या बेटा? बेटे तेरी आवाज कट मैम गई। इसकी चोंच है जो आर्किटेक्ट है। हाँ चोंच है इसकी, ये देख, ये तो दिख भी रही है, ये देख। ये वाली हिस्सा इसका चोंच है, ठीक है। मैम हो गया। यार अब इसने मेरे को क्यूरियोसिटी में डाल दिया। ले बेटा, ऑन स्टूडेंट डिमांड आर्कियोपेटेरिक्स का ऐसा नहीं है, इसके फॉसिल के बेस में ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है? अब तो नहीं है मेरे को पता। छोटी जैसी पिक्चर एक। ये दिख रहा है? ये तो बहुत ही भयंकर है। दिस इज आर्कियोपेटेरिक्स। अच्छा दिख रहा है तो। तो तुझे क्या है लगा तो बुरा सुंदर है दिखेगा? पर डेंजरस बहुत है। तो मतलब क्या है, खाते ही हो तुम, इसमें नेचो वेचो वेज खा रहे थे हो नॉन खाते। वेज थे। ये नॉनवेज थे? मस्त खाते थे। चलो आइए, विद आफ्टर एंजॉयमेंट। उड़ता हुआ था। एम्फीबियन के बाद आए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद क्या है? एव्स एंड मैमल्स। किसी दिन तुमने एव्स और मैमल्स को एक ही लाइन में बना दिया ना, बेड़ा गर्क होगा। इतनी बार रिपीट कर दिया मैंने, अब तो नहीं गलत होना चाहिए। तो मिसिंग लिंक है अपने पास आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है जी। आर्कियोपेटेरिक्स के फीचर की बात करें तो ये कैसे छूट गया? अच्छा मुझे लगा मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया है इसलिए छूट गया, आगे का रब करा हुआ है मैंने। ओहो, अभी और मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, ठीक है। तो ये फीचर हटा दिया था हमने यहाँ से, कॉन्ट्राडिक्टेड। आइए देखो, अब इनके पास क्या फीचर है। इसके पास है, देखो इस, वो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसकी जो बीक थी ना बेटा, उसकी बीक में थे दांत। कुतु 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 कुतु। तो बेटा अगर ये तुम्हारे सर के ऊपर से जाता तो कुतर सकता था तुम्हें। ठीक है, तो ये रेप्टिलियन फीचर है कि दांत है। बीक होना बर्ड का फीचर है। इसका जो स्केलेटन है ना, उसमें जो बोन्स थी वो नॉन न्यूमेटिक थी। देखो न्यूमेटिक बोन्स होती है तो खोखली बोन होती है, फ्लाई करने में मदद करती है। तो दैट मींस आर्कियोपेटेरिक्स बहुत ऊंचा तो नहीं उड़ता होगा, क्योंकि नॉन न्यूमेटिक बोन्स थी इसमें, ठीक है। लेकिन इसके पास विंग्स है। अब विंग्स तो बर्ड्स का फीचर है, राइट? समझ आई बात? यो मैम। और इनके पास यो इनके पास टेल भी है। हाँ वर्टिब्रल कॉलम है जो एक्सटेंड होती है कहाँ तक? अप टू टेल, टेल तक एक्सटेंड होती है, राइट। सो ये फीचर में आपको फर्क पूछ लेंगे यार, इससे ज्यादा क्या पूछेंगे। तो आर्कियोपेटेरिक्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको स्कूल का प्रोजेक्ट है ना तो कर लेना आर्कियोपेटेरिक्स पे, आपको कंटेंट बहुत मिलेगा, ठीक है। चलो यो मैम। सीलोकैंथ फिश और एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये उसकी फीचर है। अब हम आते हैं होमोलोगस ऑर्गन के ऊपर। देखो जो टर्म मैं बोलूंगी उस पर फोकस करना, और 10th में जो भी तुमने पढ़ा है होमोलोगस और एनालोगस के बारे में वो भूल जाना, ओके। यो मैम। यो मैम। अरे भूलने वाली तो आपको कहने की जरूरत नहीं थी, आपके बोलते बोलते भूल गए हम 2-3 चीजें। है ना? यो मैम। यो मैम। इस बात पे तूने यो बोला ना, अच्छा नहीं लगा मुझे। चलो, होमोलोगस ऑर्गन वो वाले ऑर्गन है जिनके पास कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर है मतलब उनके बड़े बुजुर्ग एक ही थे, उन्हीं से वो ओरिजिनेट हुए। ये जो होमोलोगस ऑर्गन है बॉडी के अंदर मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो अगर वो स्ट्रक्चर सेम ही चीज से ओरिजिनेट हुआ है तो हम उसको होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। अब इसमें और क्या चीज है कि जो अगर मैं कैमरा ऑन कर पाती और तुम मुझे देख पाते तो मेरे चेहरे पे तुम्हें क्या दिखता? टीचर बोल रहे हो, एक्सप्रेशन नहीं। आईज नोज एंड माउथ। हाँ, तो जो आप एक्सटर्नल फीचर देख सकते हो दैट इज मॉर्फोलॉजी। और अगर मैं अपने आप को डायसेक्ट नहीं करूंगी, अब आप किसी और को डायसेक्ट कर रहे हैं, काट दिया हमने उसको, सर्जरी से ओपन कर दिया, अब अंदर के ऑर्गन देख रहे हैं, तो दिस इज नोन एज इंटरनल स्टडी, इज नोन एज एनाटॉमी। एनाटॉमी। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसके पहले तो उनका कॉमन एंसेस्टर हो, दूसरा एनाटॉमिकली वो सिमिलर हो, अंदर से देखने में सिमिलर हो लेकिन बाहर से देखने में डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन, ये सारे स्ट्रक्चर सेम फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तुम्हें फंक्शन नहीं याद रखना, तुमको याद रखना है कि उनकी नॉटमी सेम है और उनका एंसेस्टर सेम है, वो होमोलोगस ऑर्गन है। ये 2 वर्ड याद रह जाएंगे।
अब इसको हम ना अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ आएगा ना। अभी तो हम हवा में बोल रहे हैं। देखो ये नहीं, ये देखो, मैन, चीता, व्हेल एंड बैट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। इनकी बात हो रही है 4 लिम्ब की। तो मुझे बताओ, जो बैट की 4 लिम्ब है उससे विंग बन गए, व्हेल की 4 लिम्ब से उसके फिन बन गए, चीते की 4 लिम्ब भी है, ह्यूमन की 4 लिम्ब वर्ड यूज करते हैं। तो सबके फंक्शन सेम है, अलग है? अलग है मैम। चीता और मैन के 4 लिम्ब का फंक्शन अलग है? यो हाँ, मैम। बिल्कुल अलग है। अब चीता पेन होल्ड करके थोड़ी पढ़ता है ना? फंक्शन अलग है, तो इनके फंक्शन अलग, डिफरेंट, है ना? लेकिन सब मैमल है। यो मैम। मैमल है तो बॉडी में हो सकता है ना एक ही चीज से, एक ही सेल से सबकी 4 लिम्ब बनी हो। तो हम क्या करेंगे, हम एनाटॉमी देखेंगे। तो हमने इनका एक्सरे निकाल लिया, ये एक्सरे निकल गया हमारा शू करके, ठीक है। तो जब हमने इसकी एक्सरे स्टडी करी तो हमें स्ट्रक्चर ऐसा दिया। तो ऊपर वाली हड्डी जो होती है अपनी, इसको ऊपर क्या बुलाते हैं? ह्यूमरस। इस वाली को क्या बुलाते हैं? रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और नीचे वाली को अल्ना। हाँ, ठीक है। चलो इतना ही कर लो, नीचे भी सारी बोन्स है, इधर ध्यान दे लो। अब एक बार ध्यान से देखना इसे, जो चीता है उसकी 4 लिम्ब में भी तुमको ह्यूमरस दिख रही है, उसकी 4 लिम्ब में तुमको रेडियस दिख रही है, और उसकी 4 लिम्ब में तुमको अल्ना भी दिख रही है। सिमिलरली तुम वेल पे जाओ, दिस इज ह्यूमरस, ठीक है जी। ये वाली हमारी रेडियस होती है और ये वाली इसकी अल्ना होती है। सिमिलरली बैट के विंग पे जाओ, देखो जो हमारे पास जैसे बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई को जो विंग होते हैं उसकी स्किन की फोल्डिंग होती है, लेकिन बैट के विंग्स में उसके बेसिकली बोन्स आती हैं। तो दिस इज ऑल्सो ह्यूमरस, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। तो एनाटॉमिकली देखा जाए तो एनाटॉमी तो सबकी सेम है ना। जब इसको साइंटिफिकली हमने और स्टडी किया तो हमें पता चला कि सेम टाइप ऑफ सेल से 4 लिम्स बनते हैं चारों में। तो इनका हम क्या कहते हैं, एंसेस्टर भी सेम। एंसेस्टर को ओरिजिन भी लिखा हो सकता है, तो ओरिजिन भी सेम। तो अगर एनाटॉमी सेम, ओरिजिन सेम, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? होमोलोगस। 4 limbs of mammals are homologous structure. Clear? ये नीट का क्वेश्चन है, सीधा यो सीधा। मैम। दूसरा क्वेश्चन है नीट का, प्लांट पे पूछ लेते हैं। देखो, एक होता है थॉर्न, एक टेंड्रिल होता है। थॉर्न का काम क्या है? प्रोटेक्शन। प्लांट हाँ, और टेंड्रिल का हेल्प टू क्लाइंब। सपोर्ट देता है ना। तो जब इसको हम स्टडी करते हैं, अब इसके एनाटॉमी में तो तुम नहीं जा पाओगे, जब इसको स्टडी करते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि ये एक ही स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हुए हैं। तो अगर ये स्टेम है, स्टेम में पेट्यूल होगा और वहां से लीव निकलेगा। पेट्यूल के पास एक छोटू सा बड होता है, इस बर्ड को हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड क्या करता है, मॉडिफाई करता है और जन्म देता है, इन द केस ऑफ कुकुरबिटा टेंड्रिल को, एंड इन द केस ऑफ बोगनविलिया इट गिव राइज टू थॉर्न्स। ठीक है, नीट में बार बार क्वेश्चन आता है, बोगनविलिया के साथ टेंड्रिल लिख देते हैं। ऐसे पाप को तुम सपोर्ट मत करना, वो गलत ऑप्शन है। याद रखना बीटी एक साथ है, क्योंकि हम बायोटेक में पढ़ेंगे बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन से बीटी एक साथ आएगा, याद रखना, बोगनविलिया के साथ थॉर्न। सो दीज आर आल्सो होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि ओरिजिन सेम है ना, एंसेस्टर सेम है, राइट? तो जैसे एंसेस्टर सेम, दैट इज अ होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर? यो मैम। इसके अलावा हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के दिल की बात कर रहे हैं, ठीक है? उनके दिल में क्या चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, दिल की बात कर रहे हैं। पाइसिस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट। ए रब्बा, 3। 2 बोला। बेटा 3 थप्पड़ मार, 1 2 3। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड। इनकम्प्लीट 3, ढंग से नहीं बना होता। रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। हाँ, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर कह सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। इनकम्प्लीट 4 बेटा, इसमें एग्जाम्पल एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल में कितना होता है? 4 चैम्बर 4 चैम्बर। और एव्स और मैमल्स में
फोर चैम्बर। जब हम इसका ओरिजिन पढ़ते हैं ना तो ये सबके सब एक ही सेल से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। कार्डियक सेल्स अलग से होते हैं जिनसे ये ओरिजिनेट होते हैं, इनका ओरिजिन सेम, इनका तो फंक्शन भी सेम है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड करते हैं बॉडी के अंदर। दिल सिर्फ सर्कुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। अब गलत जगह धड़क के आता है वो हमारी गलती नहीं है, तुम जानो, लेकिन होता है ये सिर्फ सर्कुलेशन के लिए, राइट। तो फंक्शन भी सेम, इसका ओरिजिन भी सेम होता है, ठीक है। एनाटॉमिकली भी स्टडी करोगे ना तो ये सेम निकलते हैं, जब इसको अंदर से हम स्टडी करते हैं ना तो ये ऑलमोस्ट सेम निकलते हैं। तो ओरिजिन सेम ना, दैट मींस दे आर होमोलोगस। सिमिलरली जेनेटिक कोड है बेटा, अगर AUG मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है ह्यूमन में, तो बेटा AUG बैक्टीरिया में तो मिथ्योनिन बना रहा था, बताया तो था। यो मैम। तो ये हर जगह पे सेम ही तो है, सेम ओरिजिन है इसका, तो ये भी होमोलॉगी में आएगा। ब्रेन्स ऑफ द वर्टिब्रेट के ब्रेन की एफिशिएंसी अलग है, ठीक है। फिश का ब्रेन अलग तरीके से काम कर रहा है, हमारा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, राइट। वर्किंग अलग है लेकिन ओरिजिन तो सेम है, न्यूरल सेल से ओरिजिनेट होता है। तो दिस इज होमोलोगस ऑर्गन। तो ये स्ट्रक्चर्स है एनसीईआरटी के एग्जांपल। कोई भी एक्स्ट्रा याद करने से पहले ये याद करना, क्लियर। यो मैम। बहुत बढ़िया। देखो तुमसे पूछेंगे ऐसे नहीं होमोलोगस को, तुमसे ऐसे पूछेंगे होमोलोगस और एनालोगस। अब बताओ तुम्हें क्या याद रखना है, जो भी होमोलोगस में पढ़ा उसको उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा ही एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। जैसे होमोलोगस ऑर्गन में एनाटॉमी सेम होती थी, यो मैम। तो यहाँ पे एनाटॉमी कैसी होगी, डिफरेंट। वहां पे मॉर्फोलॉजी सेम होती थी, डिफरेंट होती थी। डिफरेंट होती, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी सेम हो जाएगी। वहां पे फंक्शन का इतना क्लियर नहीं था, पर यहाँ पे फंक्शन हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन तब आते हैं जब कोई एक जैसा जगह पे रहने लग जाए, आइडेंटिकल हो जाए, एक जगह पे रहने लगे। जैसे अगर मान लो मैं प्लेन्स पे रहती हूँ, तुम पहाड़ों पे रहते हो, है ना, तो मेरी आरबीसी अकाउंट कंपैरेटिवली तुमसे कम होगा, तुम्हारी आरबीसी ज्यादा होगी, क्योंकि पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आरबीसी ज्यादा बनती है बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। अब अगर मैं पहाड़ों में आके रहने लग जाऊँ तो मेरा आरबीसी अकाउंट भी बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए जो पहाड़ों में रहते हैं उनके चीक्स रेड रेड हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसी काउंट बढ़ता है ना। तो घमंड नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन तब बने हैं जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट पे रहते हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं हाथों से एक्सप्रेशन करके क्योंकि समझा रही हूँ, कैमरा तो बंद है कि मैं पिछली 2 क्लास से हाथों से एक्सप्रेशन करके समझा रही हूँ। हे रब्बा, हो जाए यार ऑन, तो होगा ये ऑन। आज तो देखो मैंने मुंह भी अच्छे से धोया था, बताओ क्या फायदा। छोड़ दूंगी मैं, जब तक कैमरा ऑन नहीं हो रहा मुंह धोना छोड़ देंगे हम। चलो तो देखो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। विंग्स का काम क्या है, फ्लाई, उड़ने। उड़ने का, राइट। अब बटरफ्लाई कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, तितली, आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा से ना। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सुना। यो मैम। बैट किससे बिलोंग करते हैं, मैमल्स। बर्ड्स किससे बिलोंग करते हैं, इतने अलग अलग ग्रुप है ना, एंसेस्टर सेम नहीं हो सकते इनके, लेकिन सबके पास विंग्स और सब सेम काम के लिए यूज करते हैं, उड़ने के लिए, है ना। पंछी बड़ी उड़ती चलू, राइट। तो जब कोई ऑर्गन जिसको अगर मैं इसको अंदर से भी स्टडी करूंगी ना तो अंदर से भी कि बैट में तो हमने देखा ना हड्डियां होती हैं हम ह्यूमन जैसी, लेकिन एप्स में इस तरीके से नहीं होता, स्किन की फोल्डिंग होती है जिसके ऊपर फेदर लगे होते हैं, राइट। और बटरफ्लाई में तो और अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। हाँ आगे में सो क्योंकि एनाटॉमी डिफरेंट, ठीक है, फंक्शन सेम और मॉर्फोलॉजी सेम, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर द एनालॉगस ऑर्गन, क्लियर। यो मैम। अब आता है पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो का फंक्शन क्या होता है, हम स्टार्च खाने का। खाने का नहीं होता, स्टोर स्टार्च होता है उनका फंक्शन, तुम उन्हें खाते हो नालायक, स्टोर स्टार्च करते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन क्या है, सेम एंसेस्टर से आते हैं, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की। स्टेम की रूट की है, स्टेम की। देख लो, स्टेम मैम स्टेम की है, पोटैटो रूट। मैम रूट। स्टेम
स्टेम स्वीट पोटैटो स्टेम की और दूसरी रूट की है। मैम पोटैटो स्टेम की And और स्वीट पोटैटो रूट। potato पोटैटो स्टेम yeah, and potato family. आंसू आ गए। बताओ मैम कौन से स्वीट पेज नंबर पे पोटैटो लिखे? स्टेम की मैम जो हम्म, स्वीट पोटैटो रूट की है एंड पोटैटो स्टेम की है। अच्छा पेज नंबर बता कहाँ लिखा है? क्यों मानूं मैं तेरी बात? सबूत दे, पेज नंबर बता कहाँ लिखा है? मैम पढ़ा है हमने इसलिए मानो प्लस 1। हम +1 हमें की लास्ट ईयर था मोफोलॉजी ऑफ हाँ तो फ्लावरिंग प्लांट्स में। हाँ तो कौन सी पेज नंबर है, वही तो पूछ रही हूँ मैं। हम बुक कभी लेके नहीं बैठे। तुम 11th की बुक लिए भी नहीं आते हो क्लास में? मैम आज अच्छा क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन पूछा है। यस मैम। किसी के पास नहीं है यार, एक बार चेक कर लो। हम ढूंढनी पड़ेगी। है मैम पेज नंबर मैम 68 आपके पास भी तो है। पेज नंबर 68। बता भाई, पेज नंबर 68 रूट है स्टेम? मैम पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो रूट। पोटैटो स्टेम और स्वीट पोटैटो रूट। मेरा खुद का भी गलत होता है, इसलिए मैंने उसे कंफर्म कराया, मैं गलत ना बोलूं। ओके, मेरा भी गलत होता है, सच है, लेकिन मॉडिफिकेशन वो रूट किया। अब उसने कंफर्म बोल दिया ना तो वो सही बोल रहा है, राइट? तो जब डाउट हो तो एक बार बुक में देख लिया करो। तो ये रूट की मॉडिफिकेशन है और भाई ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है जी। अब एक बात देखो, जब तुमने सीड बनाया था तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे ना बेटा, तो जो रूट था वो किससे जन्म लेता था? रेडिकल से। रेडिकल्स के सेल से रूट आया, दीज आर डिफरेंट सेल्स ना। और शूट किससे आता था हमारा? म्यूल। म्यूल। म्यूल हमें शूट को जन्म देता था। तो ओरिजिन डिफरेंट हो गया ना, लेकिन फंक्शन सेम है। ये दोनों स्टार्च स्टोर करते हैं, चलो स्वीट पोटैटो के पास ज्यादा होता है, चकरंदी के पास, राइट? लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, दैट मींस दे आर एनालॉगस ऑर्गन, राइट? तो एनालॉगस ऑर्गन के दो एग्जांपल, और लिटरली ये एग्जांपल आते हैं पेपर में। वो आपसे जर्नली डायरेक्टली नहीं पूछोगे, एग्जांपल देके पूछते हैं। कीवर्ड भी लगाओगे ना, जितने एग्जांपल मैंने अभी तक बोले हैं ना सब मिल जाएंगे। तो ये ध्यान से करना। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ये गोला बनाना है एक बार, और इस गोले में एक चीज लिख लेना नोट की तरह, कि जब भी आप एरो बनाएंगे तो जो एरो का एरो हेड है, जो हेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपको न्यू, सॉरी इसको न्यू नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रिसेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रीसेंट जनरेशन लिख लो, चलो रिसेंट जनरेशन करेगा, जैसे कि ह्यूमन, अपा यहाँ पर आएंगे होमोसेपियंस सेपियन। ठीक है, और जो एरोहेड की टेल होगी वो हमेशा आपको एंसेस्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने को कौन से एंसेस्टर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था? पाइसेस। अरे वो ह्यूमन की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। Reptile. है टाइगर क्या? ओए बहुत मार खाएगी मुझसे अब। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन की। तो कौन थे ह्यूमन इवोल्यूशन में? ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस। बचिए तुम मुझसे। तो ड्रायोपैथिकस यहाँ लिखूंगी और होमोसेपियन यहाँ लिखूंगी। तो इसको लिखो जरा, ये एरो को लिख लो और ये दो गोले बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा? डन? लिखते तो बहुत जल्दी है। आइए देखो बेटे, एक गोलू है। गोलू, जब भी कुछ ऐसा हो तो ध्यान से पढ़ा करो। बायो में आधी चीजें इसलिए गलत होती है, ध्यान से नहीं पढ़ते। जैसे कोडोन एंटीकोडोन से अब ध्यान से ना पढ़ने की वजह से गलत हो गया, कितनी गलत बात है ना। तो ध्यान से पढ़ना। गलत हुआ तुम्हारे साथ वैसे तो मुझे बहुत मजा आया, पर चलो। देखो सर्कल में कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, और सारी पूंछ आपको यहाँ दिख रही है, तो ये सब कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर, लेट्स से मैमल। लेकिन मैमल माइग्रेट कर गई, कहते बहुत हुआ, इतना कलेश एक जगह पे रहने में। मैं जा रहा हूँ, मैं हवा में जा रहा हूँ, कुछ हवा में चले गए, ठीक है, कुछ माइग्रेट करके पानी में चले गए, कह रहे मैं जा रहा हूँ डुबकी मारने, मुझे धरती परेशान कर दिया। कुछ लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में चल गए। ठीक है जी, ऐसे मान लेते हैं। तो जो मैमल एयर की तरफ चले गए, अपन उनको प्यार से बुलाते हैं
एप्स बुलाते हैं उसको, Apes. एप्स बुलाते हैं, मैमल से होते हैं। Bats. That's बड़ा गुस्सा मत दिलाया कर। तो कुछ मैमल्स हवा में चलेंगे, वो होते हैं बैट्स, ठीक है। तो चमगादड़ भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। कुछ मैमल पानी में चलेंगे, तो वो होते हैं व्हेल। Whales. whale. और किसी ने शार्क बोला तो। और अपा धरती पे अपना मस्त टेरेस्ट्रियल पे बैठे हैं, लेक्चर लगा लिया। मनुष्य, ह्यूमन, तुम नहीं इसमें आते हो, तुम एलियन हो सारे, ठीक है। हम चांद सो तुम चांद से आए हो, अच्छा राजकुमारी। Mars से। मैम मैं नहीं राजकुमारी तुम्हें नहीं बोल रही मैं, उसे जनरली राजकुमारी बोल के छेड़ रही थी, ओह सॉरी मेरी गलती। तो बेटा देख, कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट हैबिटेट में चले गए। हैबिटेट का मतलब होता है घर बार, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, तो इवॉल्व हो गए ना। बैट ने अपने विंग्स बना लिए, वेल्स ने तैरने के लिए अपने फिन्स बना लिए, ह्यूमन ने फोन बना लिया है ना। तो सब में इवोल्यूशन हो गया। तो जब कॉमन एंसेस्टर से कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में चला जाए और इवॉल्व हो जाए, ऐसी इवोल्यूशन को हम करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वो डाइवर्ट हो गया अलग अलग डायरेक्शन में, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन याद रहेगा। यो मैम। यो मैम कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग जगह पे डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट में क्या है, एंसेस्टर यहाँ पर है ना। तो ये एक के एंसेस्टर है, ये किसी और के एंसेस्टर, कोई और ऑर्गेनिज्म होगा, है ना। ये कोई और ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन ये सबके सब सेंटर की तरफ जा रहे हैं, और सेंटर में क्या है, कॉमन कैरेक्टर। तो अलग अलग हैबिटेट से ऑर्गेनिज्म कॉमन कैरेक्टर की तरफ आ रहा है, जैसे कि एयर, एयर इज ए कॉमन कैरेक्टर, राइट। तो मैमल भी आया इसकी तरफ, है ना, और उसने विंग्स डेवलप कर लिए। और इसकी तरफ इंसेक्ट भी तो आया, बटरफ्लाई, उसने विंग डेवलप कर लिए, हुआ ना ऐसा। और इसकी तरफ और कौन है, चलो एप्स में मैं लिखती, एप्स से कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें, ठीक है। तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अलग अलग एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं। तो जब कोई चीज सेंटर की तरफ मूव करती तुम्हें दिखे, एक कैरेक्टर की तरफ, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि सब कन्वर्ट हो गए एक ही कैरेक्टर जैसे। समझ आई, यो मैम। ठीक है। तो जिसमें लोग कन्वर्ट हुए हैं एक ही फीचर जैसे, एक ही फीचर वाले, वो कन्वर्जेंट है। तो ऐसे भी कर सकते हो, मुट्ठी बनाओ, जब मुट्ठी तुम खोल रहे हो तो सारी फिंगर्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज डाइवर्जेंट। और जब तुम मुट्ठी बंद कर रहे हो, दैट इज कन्वर्जेंट। क्लियर है। यो यो मैम ऐसे भी कर सकते हो कि चलो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, 3-4 मॉर्निंग बता दिए तुम, मैं खुद कंफ्यूज रहूंगी किसको क्या बताया था। डन। यो मैम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं, सीधे पूछ लेते हैं तुमसे। कॉमन कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं तीन ऑर्गेनिज्म, सिचुएशन दे देंगे, बताओ कौन सी इवोल्यूशन है, ध्यान से करना। चलो नेक्स्ट पे चले। तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए चैट बॉक्स में। हमारी क्लास में नहीं पूरा हो पाया ये टॉपिक, तुम्हारा होमोलोगस ऑर्गन रहता था इस वजह से। अच्छा, ओहो। इन एन एरिया कन्वर्जन इवोल्यूशन अकर, इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट करवाएगी वो। और बैट्स, डॉल्फिन एंड ह्यूमन शो, वो क्या शो कर रहे हैं इन दोनों में से, कन्वर्जन इवोल्यूशन डाइवर्जन। दिमाग लगाना, पहले क्वेश्चन में दिमाग लगेगा। लास्ट 30 सेकेंड।
चलिए मनीषा बी किसका किसका बी? फर्स्ट का। मार खाएगी मुझसे, ढंग से लिखा कर। मुस्कान एक खागी तू है, भूख लगी थी? ये फिर भी क्या बी? सेकंड का। मैरिता बोली ज्योति बीबी जी बेटा ठीक है। वरुण बी, ये तुम्हारा भाई है ये। बीबी ये भी। चलो 2 क्वेश्चन थे तुम्हारे। वरुण बी, ये कह रहा भी सेकंड का बी है, खुद लगा ले। साथ में बैठ के कर रहे हो क्वेश्चन तुम दोनों। अंकिता सेकंड नहीं आता था? मैम देखो भाई क्या, चलो इन एन एरिया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अगर एक एरिया में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगी है ना, तो सब कुछ सेंटर की तरफ जा रहा है। इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एक तरीके के ऑर्गन बनाएगी ना, तो जो भी ऑर्गन डेवलप हो रहा है वो अलग अलग एंसेस्टर से आ रहा है ना, तो जब कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती है तो वो एनालोगस ऑर्गन होता है, राइट? तो दिस इज करेक्ट। बैट डॉल्फिन एंड ह्यूमन अलग अलग दिशाओं में निकल लिए ना, तो जब एरो बाहर की तरफ जाएगा दैट इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? सो आंसर वुड बी सेकंड। गुड, शाबाश। खुद से थैंक किए यू हो तो मैम। बढ़िया किए, खुद से किए हो तो बढ़िया किए, ऊपर वाले का देख के किए हो तो गलत किए। आइए अब हम करते हैं बायोजेनेटिक लॉ। छोटू सा है, कुछ नहीं है। बायोजेनेटिक लॉ दिया था अर्नस्ट हैकर ने, नीट का पहला क्वेश्चन ये। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? दैट वाज ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, समझ आई बात? तो ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ? जब बच्चा वूम में है, हाँ जब बच्चा वूम में है, अंडे में है, ठीक है, मतलब या तो वूम में है या कि कोई एग ले करता तो एग के अंदर है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो है। और फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्टर करेक्टर। ठीक है जी, तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये इवोल्यूशन समझा रहे थे। ये कहते हैं अगर आपको जानना है ना, आप मान लो कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा कौन बेचारा बच्चा प्रवीण है, अब हम जानना चाहते हैं प्रवीण जी के एंसेस्टर कौन थे। ठीक है, वो फैमिली टर्म में नहीं बोल रहे हैं, वो बायोलॉजिकल सेंस में बोल रहे हैं। बायोलॉजिकल सेंस मींस वो एनिमल किंगडम के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं प्रवीण जी के एंसेस्टर कौन है। ठीक है, दुनिया कहती है मछलियों से डेवलप हुए हैं, पर हम कैसे मान लें? तो इन्होंने कहा कि अगर मैं प्रवीण की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख लूं, जब प्रवीण एम्ब्रियो होगा और अगर मैं उसको नोट डाउन करूं, तो मुझे उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो भी उसके एंसेस्टर रहे होंगे सबके कैरेक्टर दिखेंगे। जैसे कि अगर प्रवीण का जन्म एक फिश से, हम ह्यूमन फिश से मॉडिफाई हुए ना, तो अगर हम मच्छी कह रहे हैं तो मच्छी का कोई ना कोई फीचर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल गिल्स। हम कह रहे हैं एम्फीबियंस आएंगे तो एम्फीबियन का करेक्टर दिखेगा, रेप्टाइल का करेक्टर दिखेगा, उसके बाद वो मैमल जैसा दिखने लगेगा। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी के भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो उन्होंने कहा इवोल्यूशन में ऐसा देखने को मिलता है। ये बात समझ आई उन्होंने कहा क्या? यो मैम। अब इसको अपन देख लेते हैं। आइए देखिए, ये रही हमारी मछली जल की रानी है, ये मछली का एम्ब्रियो है बहुत स्टार्टिंग की स्टेट में, ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है बहुत स्टार्टिंग की स्टेट में। देखना एक जैसे नहीं दिख रहे काफी हद तक। कलर कोडिंग हमने करी है, सारी मछलियों के बच्चे ब्लू नहीं दिखते ठीक है, काफी हद तक सेम दिख रहे हैं ना इफ यू थिंक अबाउट इट। फिर लेटर ऑन फेजेस में वो डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ही दिखेंगे, राइट? लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जैसे जब हम सब जब हम मदर की वूम में थे तो एक टाइम था कि हमारी जो नेक थी वहां पे आपको गिल जैसा स्ट्रक्चर दिखता था, फिर वो अपने आप से डिजेनरेट हो जाता है क्योंकि गिल्स की अपने को जरूरत नहीं है, राइट? तो कभी कभार कुछ लोगों में कुछ लोग पैदा भी होते हैं जिनके गिल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं। सो इट इज सेड कि ऐसा होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ो तो काफी हद तक स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते हैं, अगर आप सारे स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना कंपेयर करके तो यू विल सी। तो इस तरीके से देखने को मिलता है, पर हर किसी के में देखने को नहीं मिलता। तो जो थ्योरी थी इसको रिफ्यूट कर दिया गया। रिफ्यूट का मतलब होता है रिजेक्ट। रिफ्यूट वर्ड दिखेगा आपको एनसीईआरटी नीट में, ठीक है? तब फिर गूगल नहीं मिलेगा, यही लिख लो। तो इनकी थ्योरी को जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था दैट वाज अर्नस्ट वॉन बेयर। इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछते, वो कुछ नहीं पूछते, वो सिंपली पूछते हैं रिजेक्ट किसने किया। इससे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, ठीक है? याद रखना रिजेक्ट इन्होंने किया था, बैर ने। देख रहे हो तुम कितने गुस्से में है वो। लगता है इन्होंने बच्चों से कुछ पूछा था और बच्चों ने गलत जवाब दे दिया था, मूड खराब हो गया। अरे
मैं छोड़ रहा हूँ साइंस। ठीक है, डन। मेरा एक्चुअली फोन ही आने जी वाला मैम। है, इसलिए मैं इससे देख रही हूँ। आइए आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में एक बार मैंने, तुम्हें याद है 1 करोड़ साल पहले जब तुम आम के पेड़ पे बैठ के अमरूद खाते थे, तब मैंने तुमको कभी बताया था इंडस्ट्रियल मैनरिज्म नाम की एक चीज होती है, बिट्स एंड मैम। बिटुलेरिया। ये बिट्स एंड बिटुलेरिया बिट्टू का छोटा भाई है क्या चीज? बिट्स एंड, मौत। हाँ। तो इंग्लैंड में बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, व्हाइट वालों की या ब्लैक वालों वाइट की? मौत की थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाइट। ब्लैक या डार्क। डार्क, है ना। तो देखो इवोल्यूशन कैसे हमें पता चला इससे, कि बेटे जैसे मौसम बदला, हालात बदले, तो ऑर्गेनिज्म भी तो इवॉल्व हुआ ना, पॉपुलेशन में फर्क आ गया ना, तो ये भी इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म एक गंदा एग्जांपल है इवोल्यूशन पढ़ने के लिए, बहुत बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। ठीक है, तो अब पढ़ा चुके, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। अब मुझे बस इतना बता दो जानने से पहले कि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। रेज योर हैंड एंड टेल मी विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल या डिसरप्टिव? रेज योर हैंड। स्टेबलाइजिंग थी, डायरेक्शनल थी या डिसरप्टिव? ओह भाई साहब, मार खाओगे तुम सब। तुम्हें पता नहीं है नेचुरल सिलेक्शन कौन सी थी? 3 तरीके की तो कराई थी, और 3 मैंने एग्जाम्पल कराए थे। कैसे गलत, कैसे एक बच्चे का हाथ कैसे खड़ा है, एक बच्चे का? श्रुति कौन सी है? मैम डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है। तो पहले क्या था, क्या खा रही थी? सच बताओ, पान पराग खा रही थी ना? कितनी बार बोला मैंने तुम्हें मत किया करो ऐसी चीजें। फिर पहले क्यों नहीं बोली? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होती है ये। ठीक है, कर लो नीचे हाथ खड़े, हाथ नीचे कर लो। बस हर्ष में है कॉन्फिडेंस की मैं दे दूंगा जब आप तो कोशिश करता है। प्रवीण बोला नहीं जाता, पता तो तुझे भी था। देखो डायरेक्शनल कैसे होती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट की तरफ थे ज्यादा, व्हाइट वेराइटी मौत की मिलती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ज्यादा डार्क मिलती थी, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना नेचर की सिलेक्शन, तो डायरेक्शनल हुई ना। एक तो एग्जाम्पल पढ़ाया था, सब दिलाते हैं। 1 मिनट में तो क्या कराऊंगी मैं। चलो ये तो चूतू सा है। ठीक है, तो कल करेंगे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 2-3 टॉपिक रहते हैं, 15-20 मिनट के टॉपिक रहते हैं। और उसके बाद हम लोग कल करेंगे हार्डी विंगबर्ग लॉ। तो हार्डी विंगबर्ग में मजा आएगा, न्यूमेरिकल लगाएंगे 2-3। ठीक है जी, कल आ जाना, क्योंकि हार्डी विंगबर्ग ना फिर तंग करता है। तो क्लास में हम सिंपली, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है, क्लास में लगा लेंगे, इजी हो जाएगा।